तो हम राजस्थान जीके के सवाल सॉल्व करेंगे। बाकी मैं राजस्थान जीके की राजस्थान स्थिति और विस्तार वाले सवाल सॉल्व करा चुका हूँ पहले ही। वो शायद तुमने देख ली होगी। राजस्थान की स्थिति और विस्तार की पहले तो मैंने इंडिया का कंपैरिजन कराया था राजस्थान के साथ में। उसके बाद में उसके सवाल सॉल्व कराए थे, 20-22 मिनट के थे, वो सारे सवाल सॉल्व करा चुका हूँ। फिर भी उनमें से कुछ सवाल अगर नहीं पूछे हों तो मैं उनमें पूछ लूँगा। आज हम भौतिक विभाजन और जलवायु वाले जो सवाल हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा सवाल दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा, बाकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे भौतिक विभाजन में छप्पन का मैदान किन के बीच में बना हुआ है? ये अपना मैं राजस्थान बना देता हूँ आपको। सही राजस्थान जैसा लग रहा है कुछ? ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक नदी बनाई हुई है, माई नदी बनाई हुई है। वो डूंगरपुर में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में होती हुई निकल जाती है। तो इस नदी के आसपास में जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे 56 गांव का समतल मैदान बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं 56 का मैदान। तो ये आपको याद रखना है। 56 का मैदान कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो जिलों के बीच में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रताप। तो यहाँ प्रतापगढ़ ज़्यादा है, तो प्रतापगढ़ का भी हिस्सा है। तो नॉर्मली आपको प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तीनों का ही नाम याद रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाए तो 56 का मैदान कौन सी जगह पे है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये हमारा पूरा क्षेत्र है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा, तो ऑप्शन यही दिए होंगे तो यही सही होगा। अगर डूंगरपुर भी दिया होता तो डूंगरपुर भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये है कि मध्य माही बेसिन का भूभाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, 56 ग्राम समूह तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण से 56 का मैदान कहा जाता है। चलो एक सवाल अगला, महिला पर्यवेक्षक 2015 का है। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच का पठार है, यहाँ पे जो उदयपुर है, उदयपुर में यहाँ पे गोविंदा तहसील है। उदयपुर से आगे जाते हैं, इधर की साइड में आता है कुंभलगढ़। इनके बीच में एक पठार बना हुआ है, ठीक है। कुंभलगढ़ पे जो किला बनवाया था वो किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये कुंभलगढ़ है और ये अपना गोविंदा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे पठार है, ठीक है। तो वो है अपना बोराट का पठार। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। ये मतलब रिपीट होते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें रिपीट होते ही रहते हैं। अगर राजस्थान जीके का एग्जाम, उसमें ये सवाल कम से कम, अब जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम चल रहा है, अब तक जितनी भी पारी हुई है उनमें से 3-4 बार पूछा जा चुका है यही वाला सवाल। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में कौन सा पठार है? तो ये अपना बोराट का पठार, ये याद रखना है आपको। तो लिख सकते हो आप जल्दी से इन दोनों चीज़ों को लिख, पहले दूसरे वाला लिख लो। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में जो है वो पठार जो है बोराट का पठार कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो जरगा नाम से जानी जाती है। एक्चुअली में तो ये है अरावली पर्वतमाला का हिस्सा, लेकिन उसमें से क्या कट कट के वो समतल जैसा हो गया है ज़्यादातर क्षेत्र। हाँ, तो उसे पठार बोलने लग गए है। तो वो पहाड़ी इलाका। पर्वत पर्वत और पठार में तो अंतर बता चुका हूँ मैं आपको। पर्वत तो इस तरीके से होंगे ऊंचे नीचे एकदम से। पठार थोड़ा सा स्लोप कम होगा, उसके बाद में समतल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये अरावली पर्वत का यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो कट कट के थोड़ा सा समतल जैसा हो गया, बीच में नीचे ऊंचाई कम हो गई उसकी और समतल जैसा हो गया, तो उसे अभी भोराट का पठार बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बीच में एक छोटी सी ऊंची चोटी है जिसका नाम है जरगा, तो बोराट के पठार की सबसे ऊंची कौन सी हो गई? जरगा नाम से, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। राजस्थान में ब्रज सीमांत भ्रंश फैला है सहारे, किस किस के सहारे? मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। देखो, ब्रज सीमांत का मतलब इंग्लिश में होता है फॉल्ट ग्रेट फॉल्ट रेंज, ठीक है। होता है ऐसा है कि ये अपना फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। शायद उस वीडियो में मुझे कंफर्म नहीं है बताया नहीं बताया, अभी समझ लीजिए। आगे आएगी अपनी ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी। टेक्टोनिक, अगर तुमने वो ज्योग्राफी का अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला लेक्चर देख लिया है ना, तो मैंने उसमें बताया है कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा बताया था? भूपरपटी। दूसरा भाग मेंटल और तीसरा भाग कोर होता है। कोर जो होता है वो ठोस होता है, मेंटल जो होता है वो द्रव जैसा होता है। अब इस द्रव के ऊपर ये कौन सी परत है? भूपरपटी क्या कर रही है? तैर रही है ऊपर। अपने जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं वो इस मेंटल यानी लावा के ऊपर तैर रहे हैं। और हमने इस भूपरपटी को अलग अलग प्लेटों में बनाया हुआ है, इनमें क्रैक पड़े हुए हैं भूपरपटी में। तो ये प्लेट एक दूसरे तो या दूर जा रही होंगी या पास में आ रही होंगी, इस तरीके से होता है। ये प्लेट है एक, और ये नीचे किस पे तैर रही है? मेंटल पे। ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। जैसे मैंने नाम दे दिया, ये इंडिया की प्लेट है, इंडियाना प्लेट इसे बोलते हैं। इधर वाली एशिया की प्लेट है या यूरेशिया प्लेट जिसे बोलते हैं। तो अपनी इंडिया की प्लेट पहले अफ्रीका से जुड़ी हुई थी, वो वहां से टूट कर अलग हो गई और यूरेशिया की प्लेट से टकरा रही है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ही माना जाता है कि यहाँ पे जब टकराएगी तो इसमें से जो नीचे टकराहट होगी, जैसे कि ये मान लेता हूँ, ये आगे तो मैं उसमें लेक्चर में सही ढंग से समझाऊंगा, अभी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। अब में से दो दो प्लेट टकराएंगी तो इनमें एक दूसरे में दबाव लगेगा। दबाव लगने के कारण इनके अंदर का जो मलबा है, जो पदार्थ है, वो निकल के बाहर आएगा, ऊपर आएगा ना। तो ऊपर निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा ऊंचाई वाला। तो हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और वो अब भी बढ़ रहा है। अब भी उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्यों?
क्योंकि ये जो इंडिया वाली प्लेट है अभी यूरेशिया प्लेट से टकराती ही जा रही है, मतलब इसके अंदर घुसती जा रही है, तो वो पहाड़ ऊंचे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो यही ऐसा होता है कि अब इसमें कुछ कुछ नई प्लेटें बनती हैं कभी कभी। जब नई प्लेटें बनती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो बनता है फॉल्ट। अगर ये दो प्लेटें आपस में चिपकी हुई हैं, ये अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके बीच में बनता है फॉल्ट। क्या बोलते हैं? भ्रंश। भ्रंश जिसे हिंदी में बोलेंगे। तो बीच में जाएंगे तो खाई बन जाएगी या नहीं बनेगी? अपने ऐसे ही अपने राजस्थान में अपना जो बूंदी और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ पे एक फॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इधर वाली जो प्लेट है इधर जा रही है, उधर वाली प्लेट, इसकी स्पीड बहुत धीमी है, बहुत ही ज्यादा धीमी है। इसमें पिछले बहुत दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, जब प्लेटें इधर उधर होती हैं भूकंप आते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये वाली जो प्लेट है ना, एक तरीके से शांत हो गई है, पर फॉल्ट पुराने समय से बना हुआ है, एक दूसरे से अलग हो रही है, अलग अलग प्लेटें ये। तो इधर वाली प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इस साइड में जा रही है, दो प्लेट हो गई ना, यहाँ से अलग अलग हो गया, एक इधर वाली प्लेट हो गई, या इधर जा रही है, इधर जाएगी, तो बीच में खाई बनेगी या नहीं बनेगी? दोनों अगर इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, पहले बीच में से अलग होंगी तो खाई बनेगी ना, फॉल्ट बनेगा ना, भ्रंश बनेगा। तो ये अपने राजस्थान में सवाई माधोपुर और बूंदी दो जगह पे ये इस तरीके का फॉल्ट है। बाकी आप याद रखो तो अफ्रीका में, अफ्रीका आपने कभी बनाया हो ना नक्शा, अफ्रीका का नक्शा इस तरीके से जब बनाते हैं ना, ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में इस जगह पे इस तरीके से एक बहुत बड़ा फॉल्ट बना हुआ है, गहरी खाई बनी हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये वाली प्लेट अफ्रीका से टूट के अलग हो रही है इस समय भी, उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और इधर वाली प्लेट इस साइड में जा रही है। तो मैंने बताया था अभी, तो इंडिया वाला पार्ट भी वो भी समझा देता हूँ। पहले इंडिया अफ्रीका से यहाँ से मेडागास्कर जुड़ा था, और मेडागास्कर के नीचे अपना इंडिया जुड़ा हुआ था। यहाँ पे अपना यूरोप है, एशिया और एशिया है, ठीक है। इंडिया यहाँ से निकल के इस साइड में चलना शुरू किया था। इतना याद रखना कि थोड़े समय में नहीं होता, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 10 करोड़ 20 करोड़ साल में थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। इंडिया पिछले 100 करोड़ साल से यहाँ से चल रहा है अलग अलग। तो यहाँ से चला, इधर की साइड में चला, और यहाँ पे आके टकरा गया। टकराएगा तो क्या बन गया यहाँ पे ऊपर? क्या बन गया? हिमालय पर्वत बन गया। और अब भी टकरा रहा है, ठीक है। टकराते टकराते कभी ऐसा भी हो सकता है चाइना को फोड़ दे निकल सकता है ना आगे। और इनमें से जो सबसे तेज जो इस प्लेट चल रही है, वो इस साइड में एक प्लेट होती है, जहाँ पे भी ये दो प्लेट टकराती है वहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं। मैं आगे भूकंप वाले लेक्चर में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इस जगह पे एक तो इधर वाली यूरेशिया प्लेट है, और इधर की साइड में प्रशांत महासागर है, उसकी भी प्लेट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत तेज गति से टकरा रही हैं। तो तेज गति से टकरा रही हैं तो सबसे ज्यादा भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे एक देश पड़ता है जापान। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे जापान में आएंगे। आगे समझेंगे उस चीज को, बस इतना समझ लीजिए। ये सवाल आया RS प्री 2015 का है। 2015 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो 16 का होगा, निश्चित सी बात है। 15 में अपने 2013 वाले प्री का एग्जाम हुआ था, तो इसलिए शायद ये हो सकता है। तो राजस्थान में ब्रज सीमांत भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में ग्रेट फॉल्ट रेंज फैला हुआ है, यानी ब्रज सीमांत भ्रंश। ये लिख लीजिए आप। अगला सवाल चलते हैं। दक्षिण पूर्व पठार के दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? दक्षिण पूर्व पठार पहले तो ये बताइए दक्षिण पूर्वी पठार है किस क्षेत्र में? ये मैं बता दे दूं, बता दो। दक्षिण पूर्वी पठार है किस साइड में? हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ठीक। हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी पठार है, ये वाला पूरा क्षेत्र। 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नीचे की साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है। और विंध्याचल पर्वतमाला से नीचे की साइड में पूरा, जब मैंने इंडिया की स्थिति विस्तार बताया था तो दक्षिण का पठार बताया, दक्खन का पठार बताया था, ठीक है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो यहाँ पे मालवा पठार भी है, मालवा जो अपने MP में। तो ये अपना जो हाड़ौती है, इसका ओरिजिनली में खुद का कोई पठार नहीं है, ये मालवा पठार का हिस्सा है। थोड़ा सा इसका भी इसका ये जो विंध्याचल पर्वतमाला इसका हिस्सा माना जाता है, थोड़ा सा इसका जो अपना दक्कन का पठार है, इन तीनों का हिस्सा माना जाता है। तो इसमें पूछा है दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। तो नॉर्मली विंध्यन का पठार, विंध्याचल का जो पठार है, और दूसरा दक्कन का पठार, इनका ही हिस्सा माना जाता है। विंध्याचल को एक तरीके से आप मालवा पठार बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें दो हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित भूभाग हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? दक्षिण और पूरब, बीच में दक्षिण पूर्वी पठार में। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ये 4 जिले आ रहे हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला है, और विंध्याचल का पठार है जिसे मालवा पठार बोल सकते हो, और दूसरा है दक्कन का पठार। तो ये उस साइड में फैला हुआ है। अगला सवाल RS प्री 2005 का सवाल, 2015 का। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अरावली शिखर दिए हुए हैं, और कौन कौन से जिले में ये आपको बतानी है। तो मैं बोलता जा रहा हूँ कौन कौन से शिखर है, कौन कौन से जिले में ये आपको बतानी है। बाकी आसानी है, ज़्यादातर पर्वतमाला है। जब मैंने उसमें भाग बताया था अरावली पर्वतमाला का,
तो ज़्यादातर मैंने ऊंची ऊंची जो पर्वतमालाएं बताई थी वो इधर ही बताई थी, उदयपुर और सिरोही के पास में बताई थी। बाकी धीरे धीरे कम होने लगती है, कम होती है, और इधर की साइड में सीकर में बताई थी एक सबसे बड़ी जो होती है। ठीक है, तो नॉर्मली ज़्यादातर सब ऊंचे ऊंचे इधर की साइड में। एक सब इसमें अरावली शिखर दिए हुए हैं और जिला दिया हुआ है। रघुनाथगढ़ जो है वो कौन से जिले में है, शेर कौन से जिले में है, जरगा कौन से जिले में है, और जयगढ़ जिले में कौन। छठवां सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है। इसमें दिए हुए हैं खो, तारागढ़, रोजा, भाकर और बैराट। आरएसप्री 2015 का। तो इसका मतलब ये है कि चोटियों के बारे में नाम याद रखने पड़ेंगे, और कौन सी ऊंची है कौन सी नीची है ये भी याद रखने पड़ेंगे। हाँ, तो अवरोही का मतलब बताओ पहले तो। आरोही का मतलब होता है चढ़ता हुआ। आरोही, आरोहण करना, किसी घोड़े के ऊपर या हाथी के ऊपर जब बैठते हैं तो उसे बोलते हैं आरोहण करना, यानी चढ़ना। और अवरोही यानी उतरना, नीचे की साइड में आना। तो अभी हमें सबसे पहले बड़ी वाली बतानी है, उसके बाद छोटी, इस तरीके से इसमें। तो खो है, खो के बाद में तारागढ़ आती है, उसके बाद में रोजा, भाकर और बैराट, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से ये लगा देंगे। सबसे पहले खो, उसके बाद में तारागढ़, रोजा, भाकर और बैराट। अगला सवाल चलते हैं। सातवां सवाल है, आरएसप्री 2015 में आ चुका है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के एक जल विभाजक है। सही है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, ये कथन दिया, अब कारण दिया हुआ आर। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ये भी सही है। सही है। भाई अरावली पर्वतमाला के कारण तो ये मरुस्थल रुका हुआ है, अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो मरुस्थल आगे तक भी बढ़ जाता था। ये भी हो सकता था ना। हाँ, तो ये आपकी समझ में आया। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए का आपस में कोई संबंध नहीं है। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है कितना है, करीब करीब 61%। 61% क्षेत्र है। और अगर मैं बोल दूं कि अपनी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, तो उसका 61% कितना हो जाएगा, निकाल लोगे। उसमें गुणा करोगे 3,42,239 में 61/100 का, तो करीब 2,13,000 के आसपास में आ जाएगा। अपने राजस्थान का जो क्षेत्र है वो 60% भूभाग, 61%, 59% भूभाग। अगर परसेंटेज में पूछता है ना तो 60 के पास में ऑप्शन देगा, ऐसे नहीं देगा कभी कि 59 है, 60 है, 61 है। अगर ऐसे दे दिया तो वो सवाल बोनस में होगा, क्योंकि फिक्स नहीं रहते ये डाटा। भाई मरुस्थल का कोई फिक्स थोड़ी है, कहीं बढ़ भी जाता है कभी घट भी जाता है, सारी चीज़ें उसमें से फिक्स थोड़ी है कि जयपुर है, जयपुर के कुछ हिस्सों को मरुस्थल में शामिल करें या नहीं करें, ये भी कंसर्न वो रहता है संशय। तो ठीक है, इसमें 60% के आसपास आप याद रख लेना। इसमें नॉर्मली 12 जिलों को शामिल किया जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। उधर की साइड में अरावली पर्वतमाला से जिधर सारे के सारे 12 जिले जो हैं वो इसी में शामिल कर लिए जाते हैं मरुस्थल में। अगला सवाल, अरावली की निम्न शिखरों में सबसे नीचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और रघुनाथगढ़। तो इसमें तारागढ़ सबसे नीचा है। इसका मतलब मुझे चोटियों पर एक बार से एक अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है शिखर और पर्वत। एक बार पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी 15-20 अरावली पर्वतमालाओं की चोटियों की, कि सबसे ऊंची कौन सी है और कौन से जिले में स्थित है। इस तरीके से बनाना पड़ेगा। उसकी ऊंचाई भी, ऊंचाई याद नहीं पूछता है, लेकिन वो एक बार लिखानी तो पड़ेगी, ऊंचाई जरूरी है कंपैरिजन के लिए। ऊंचाई लिखानी पड़ेगी, याद मत करना, फिर भी वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी 15-20 पर्वत चोटियों की। ठीक है। अगला सवाल, सेकंड ग्रेड मैथ 2010 का है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है 23.5 पे, ये कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा। कितने जिलों से गुजरती है, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाकी अपने अपने ऑल इंडिया में कितने जिलों से, राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात पड़ गया, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। कितने हुए, 8 ही हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, फिर ठीक है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। ये रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच में से गुजरती है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वैसे बहुत आसान सवाल भी है, इसमें कुछ कठिन है भी नहीं। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। मुकुंदरा कहाँ पे है, कोटा में। तो क्षेत्र कौन सा हुआ, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। वैसे कितने क्षेत्रों में बांटा था मैं अपने राजस्थान को, ये बीच में से कौन सी पर्वतमाला जा रही है, इधर वाला कौन सा बोल दिया था, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ये वाला कौन सा बताया था, इधर की साइड में ये वाला कौन सा बताया था, ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिण पूर्व का पठार, या अपना हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार का हिस्सा। ठीक है। और ये कौन सा बताया था, यहाँ से और यहाँ तक का, पूर्वी मैदान। ठीक है, नदियाँ ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में यहाँ पे, तो वहाँ पे मैदान बन जाता है। यहाँ पे पठार है, इधर अरावली पर्वतमाला है, इधर मरुस्थल है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो आपको वो पहाड़ियों वाले पहाड़ियाँ जो हैं ना, तो वो हाड़ौती पठार में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला सवाल, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी पट्टी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या होता है।
तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या होता है? सिरोही जिले, पहले तो सिरोही जिला देखो। अच्छा, माउंट आबू कौन से जिले में है? यहाँ पर ना उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर के पास में यहाँ पे सिरोही है, ठीक है। उदयपुर थोड़ा सा मैं इस साइड में कर देता हूँ, यहाँ तक उदयपुर है और यहाँ पे अपना सिरोही है। तो सिरोही में सबसे ज्यादा माउंट आबू पे वही अपनी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। वहाँ पे पहाड़ियाँ एकदम ऊंची होती हैं फिर नीची हो जाती हैं, एकदम ऊंची होती हैं फिर नीची हो जाती हैं। तो उन्हें वहाँ की देसी भाषा में क्या बोला जाता है? भाकर बोला जाता है। ये आप याद रख लेना। सिरोही में एकदम टीच ऊंचाई वाली, फिर नीचाई वाली, एकदम नीचे होने वाला कटी पटी पहाड़ियों को नाम क्या बोला जाता है लोकल भाषा में? भाकर। ये कॉलेज व्याख्याता 2007 का सवाल है। अगला सवाल, भोराट का पठार स्थित है, अभी बता चुका हूँ, दोबारा आ गया रीड 2015 में। कहाँ पे भोराट का पठार? कुंभलगढ़ और गोगुंदा और कोम्बलगढ़ के बीच में। ये बहुत बार पूछा जाता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। ऊपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? देखो ऊपरमाल जो है अपना भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। भीलवाड़ा यहाँ पे इस जगह पे ये आकर के ऊपरमाल का जो पठार है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है ये आके कौन से क्षेत्र में जाके मिल रहा है? अपना दक्षिण पूर्वी पठार में मिल रहा है। दक्षिण पूर्वी पठार में मिल रहा है यानी मालवा के पठार में आके मिल रहा है। तो यही सवाल पूछा है महिला पर्यवेक्षक 2015 में। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल अपने भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। ऊपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? तो वो मालवा के पठार में जाकर के मिल जाता है, अपनी इस साइड में आके मिल जाता है, बूंदी में आके मिल जाता है। आगे समझ में? ये जितनी भी आप देखते हो झरने वगैरह ये अब ऊपरमाल पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। इधर की साइड में क्या नाम है इनके झरनों का? भीमलत नाम का, जो ऊपरमाल का ही हिस्सा माना जाएगा क्योंकि भीलवाड़ा से इधर की साइड में आता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अरावली पर्वत किस प्रकार का है? अवशिष्ट प्रकार का है। अवशिष्ट बलित पर्वतमाला, ये जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे अवशिष्ट बलित पर्वतमाला ही बनती है। पर्वत बनने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, दो प्लेटों का टकराना। और मैं पर्वतों वाले लेक्चर में बताऊंगा। कुछ नीचे से निकल के आते हैं अलग तरीके से, ज्वालामुखियों के कारण भी बनते हैं, चट्टानों के कारण भी। पर ये जो होता है, दो अगर प्लेटें टकराती हैं तो बलित यानी बल पड़ने के कारण, दो अगर टकरा रही है, दबाव पड़ रहा है, दोनों में बल पड़ेगा आपस में, तो बलित पर्वतमाला जो बनती है उसमें। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये इसमें क्यों पूछा गया है? चलो फिर भी बताओ आप। राजस्थान पुलिस 2011 का सवाल है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ा बन राजस्थान का। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रगीत भी पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे जिन जिनको पता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से, अब फिर वही सवाल आ गया यार, कुंभल और गोंदा के बीच में पठार कौन सा है? बोराट का पठार। जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है? जयसमंद झील कौन से जिले में पड़ती है? जयसमंद झील जयपुर में नहीं पड़ती है, मैंने झीलों वाले लेक्चर में बताया था, उदयपुर में पड़ती है। उदयपुर जब मैंने यहाँ बताया था इस जगह पे, ये उदयपुर है। उदयपुर की मैं आपको चार जिले इंपॉर्टेंट बताई थी, अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, इसे इतना कर देता हूँ। ये अपना उदयपुर है। उदयपुर के बीच में ऊपर कौन सा जिला है? राजसमंद है। राजसमंद में तो राजसमंद झील है, ठीक है। तो यहाँ पे उदयपुर, इस जगह पे उदयपुर शहर है। उदयपुर शहरों शहर के बीच में एक यहाँ पे है फतेह सागर, ठीक है। उसके पास में है यहाँ पे पिछोला झील, इनके बीच में है स्वरूप सागर, इनसे थोड़ा सा दूर यहाँ पे है अपना उदय सागर झील। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाने पर इस जगह पे है जयसमंद। और उसके मैंने जब उसमें सेटेलाइट में बताया था तो आसपास में पठार दिख रहा था आपको, ठीक है। तो उस पठार का इसमें नाम पूछा है, तो उस पठार का नाम है बोमट का पठार। अब याद रख लेना, ये बोमट का पठार। जयसमंद झील कौन से पठार के पास में है? बोमट का पठार। लिख लीजिए जल्दी से, जयसमंद झील और सामने लिख लीजिए बोमट का पठार। अगला सवाल चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? चार भागों में। कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार यानी हाड़ौती पठार यानी मालवा पठार। चलो, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान, पूर्वी बेसिन मैदान का मतलब क्या हुआ? ये वाला पूर्वी, ये पूर्वी मैदान तीसरा वाला। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आप बता देना, आप आसानी से बता दोगे। चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन, इनमें से कौन सा पूर्वी बेसिन, पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है? लूनी। लूनी नदी इधर से निकल के इस साइड में जाती है, ये पूर्वी का हिस्सा होगी क्या? ठीक है। चंबल ये जा रही है इस साइड से, चंबल भी हो गई। माई ये जा रही है, ये भी माई हो गई। और बनास भी जा रही है, ये भी अपनी पूर्वी का हिस्सा हो गई। मैंने नदियों वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से बता दिया। तो लूनी नदी जो अपने पूर्वी मैदान का हिस्सा होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। लूनी नदी अपने पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, ठीक है। ये यार मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देता हूँ, इसमें मिटा देता हूँ फिर भी। बार बार में मैप कौन बनाए?
वो नहीं लगा उसमें। कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अभी अच्छा मैप बना दिया है मैंने, अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए इसमें। अगला सवाल, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो इसमें नाम दिए हुए हैं जोजड़ी, बरखान, नदी देखी है, इंसलबर्ग। तो जोजड़ी जो है बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। नदी है सर जो है। जोजड़ी तो एक नदी है, जोजड़ी एक नदी है। वो किस नदी की सहायक है? लूनी नदी की सहायक है जोजड़ी नदी। ठीक है, जो भी मीठी है। लूनी नदी की सहायक है जोजड़ी नदी जो है। तो वो अपना बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अपने मरुस्थल वाले क्षेत्र में खारे पानी की मैंने जितनी झील बताई थी वो अपनी पश्चिमी राजस्थान में ही बताई थी आपको। पूर्वी राजस्थान में एक भी झील बताई थी क्या? नहीं बताई थी मैंने। एक बताई थी यहाँ पे सांवर झील बताई थी, जयपुर, अजमेर और नागौर। उसके बाद में मैंने बीकानेर में बताई थी आप कोलायत झील, लुड़करण झील, लुड़करणसर झील। ठीक है, वो भी खारे पानी की थी। कोलायत तो मीठे पानी की है, लुड़करणसर जो झील है वो खारे पानी की है। उसके अलावा पचपदरा झील जो बताई थी वो कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। सांभर झील कहाँ पे पड़ रही है? अपने तीनों तीनों अजमेर, अजमेर, नागौर और जयपुर। ज़्यादातर इसका इसका जो आता है वो जयपुर में आता है। इसका अगर कोई सरकारी काम करना है यहाँ के लोगों को तो वो कहाँ जाना पड़ता है? जयपुर में। अगर पूछ लिया जाए प्रशासनिक रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो ये जयपुर के अंतर्गत आती है। बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा नागौर और अजमेर में भी है, क्योंकि बहुत लंबी है, 40-40 किलोमीटर तक की है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल हो जाता है। अपनी डीडवाना कहाँ पे पड़ेगी? नागौर में। और यहाँ पे कौन सी है? लूणकरणसर, ये भी खारे पानी की झील है। तो इनमें नमक भी बनता है, खारे पानी की, यानी खनिज लवण वाली झील है। ये नॉर्मली मैंने आपको जब बताया था कि ये जो अरावली कोई अपना घोड़बाना और अंगारा लैंड में से किसी एक भाग का हिस्सा रहा था। ऊपर वाला कौन सा था? घोड़बाना लैंड। और नीचे वाला कौन सा था? अंगारा लैंड। तो इधर वाली जो है वो ज़्यादातर जो है वो गोंडवाना क्षेत्र है। अपना पूरा पश्चिमी मरुस्थल जो है अपना गोंडवाना लैंड का है। यहाँ पे 33 सागर था पहले। ठीक है, 33 सागर की जगह बीच बीच में ही माना जाता है कि 33 सागर के ही अवशेष हैं। अगर पूछ लिया जाए ये खारे पानी की झील जो है किस सागर के अवशेष है, तो वो 33 सागर के। मैंने बताया था आपको शायद, इस तरीके से बताया था। ये अपना विश्व का मैप है। इसमें पहले तो एक पेंजिया था पूरा पूरा बीच में, और चारों तरफ उसके पानी था। ये पेंजिया बीच में से टूट गया, एक नीचे चला गया, उसका क्या नाम दिया? नीचे वाले का अंगारा लैंड, ऊपर वाले का गोंडवाना लैंड। तो इनके बीच में यहाँ पे खाली जगह हो गई, नहीं हो गई? यहाँ पे क्या बन गया? 33 सागर। तो ये जब भारत वहां से नीचे से आया तो यहाँ पे पहले 33 सागर था। 33 सागर वाले हिस्से में ये झीलें मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सवाल पूछा गया है, इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? इनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं डांड। डांड, इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? जो अपनी ये खारे पानी की झील। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है, बहुत सारे सवाल पूछे गए कृषि पर्यवेक्षक में इससे। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वो है कहलाती है। अब यार ये अलग अलग तरीके के नाम है, उसे चाही भूमि कहते हैं। जहाँ पे सिंचाई हो सकती है उसे चाही भूमि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको समझना चाहिए। लिख सकते हो तो लिख लो, बाकी मैं बता दूंगा। बीड़ भूमि होती है, एक माल भूमि होती है, पीवल भूमि होती है, तमाई भूमि होती है, मगरा भूमि होती है, बारानी भूमि होती है, चारागाह होता है। मैं बोल रहा हूँ, बस लिखना मत। ठीक है, बीड़ भूमि जो होती है नदी नालों के आसपास की जो भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? बीड़ भूमि। माल भूमि जो होती है वो काली उपजाई भूमि को बोलते हैं माल भूमि। ठीक है, हकत वक्त जो होता है जोती जाने वाली भूमि को बोलते हैं हकत वक्त। एक होती है पीवल भूमि, यानी तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि जो होती है वो पीवल भूमि। तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई की फसल होती है उसे क्या बोलेंगे? तलाई भूमि। मगरा होती है, मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को बोलते हैं मगरा भूमि। उसके बाद में बारानी भूमि, वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उसे बारानी भूमि बोलते हैं। और चारागाह या चरणोत, वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ दी जाती है। ये आप बाद में लिख लेना, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पानी मंगा दो मेरे। तो वो आप लिख लेना, पीडीएफ डाल दूंगा उसमें से डाल लिख लेना जो अभी मैंने सारे बताए नाम। ठीक है, उसके बाद 27वां सवाल, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान में किस जिले में नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आसान सवाल है, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, अजमेर में कौन से में नहीं है? झालावाड़ में अपना है नहीं, झालावाड़ तो यहाँ पड़ रहा है। अरावली तो इधर के निकल के जा रही है, तो झालावाड़ में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को बताओ कुल कितनी लंबाई है इसकी? 692 किलोमीटर। अपने राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है अरावली माला? नीचे पालनपुर गुजरात से। और यहाँ पे कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है, रायसीना पहाड़ी तक। बीच में यहाँ पे अपने सिरोही और उदयपुर में एंट्री करती है, और इधर की साइड में अपना
जयपुर और ये कौन सा है, जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र से अपने दिल्ली हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली में निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊंचाई जो कहाँ पे है, उदयपुर और सिरोही में। नीचे की साइड में मोटी होती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है, फिर मोटी सी, थोड़ी सी और मोटी होती जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ पे है, उदयपुर सिरोही वाले पूरे क्षेत्र में। इसमें फिर से वही अपनी कुछ चोटियों के नाम दे दिए हैं और उनके ज़िले पूछे हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो इसमें जो है शेर जो है वो अपना पूछा है, तो शेर कहाँ पे है? सिरोही में है। शेर कहाँ पे? सिरोही में। जयगढ़ कहाँ पे? जयगढ़ जयपुर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पे? रघुनाथगढ़ सीकर में। और कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। तो इसका मतलब मुझे चोटियों पे कम से कम 20 चोटियों के नाम तो याद कराने पड़ेंगे अलग से लेक्चर में, जरूरी है, क्योंकि हर में एग्जाम में पूछा जा रहा है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन सा भाग कम वनस्पति मिलती है? कितना आसान है, 2014 पुलिस। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में। उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा। उत्तर और पश्चिम ये वाला क्षेत्र अरावली के इस साइड में जो है, यहाँ पे वनस्पति मिलती ही नहीं, मरुस्थल है यहाँ पे। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली माला। अच्छा ये याद रखना, विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली मानी जाती है। बहुत पुरानी है, किसी समय ये हिमालय से ऊंची थी। हिमालय जो 8.5 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचा है ना, उससे भी ऊंची थी। अब ये कट कट के 1.5 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे आ गई है। कट किससे रही है? पानी से कटेगी, बर्फ से कटेगी, हवा से कटेगी, पानी बारिश होगी उससे कटेगी। तो ये बहुत पुरानी है, जब हिमालय का नामो निशान नहीं था उससे बहुत पहले की है। हिमालय सबसे नवीनतम। विश्व की सबसे पुरानी कौन हुई? अरावली। और विश्व की सबसे नई कौन सी हुई? हिमालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और लिख लो, ये बाकी याद करने का नहीं है। अरावली पर्वतमाला जो है कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। टाइम को मैंने जब वैसे बताया था ना, पृथ्वी जो है 4.5 अरब वर्ष पहले जन्म हुआ था पृथ्वी का। उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग युगों में मानता गया है पृथ्वी को। अपनी हिस्ट्री में तो मैंने बताया था कि पाषाण युग और वो, उनसे पहले भी इस वनस्पतियों में और इन पहाड़ों में परिवर्तन होता था, उसे भी बांटा गया। तो यह याद रख लेना बस, कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला मानी जाती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। याद कर लेना, ये बहुत पूछ लिया जाता है। कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन नहीं लिख पा रहे हो क्या? लिख लो। कैम्ब्रियन तो है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन की ना। हाँ कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन लिख लो। ठीक है, तो कैम्ब्रियन से पहले की बोल रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन युग सही। प्री कैम्ब्रियन युग है, कैम्ब्रियन पूर्व युग है। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है, क्या होता है अरावली का मतलब? पर्वतों की चोटी। चोटियों की पंक्ति। एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, चोटियों की पंक्ति लाइन में लगी हुई है। अगला सवाल, पश्चिमी भारत से अरावली पर्वत श्रृंखला इतने किलोमीटर तक फैली हुई है, कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है बताइए? एक तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। बढ़िया कमेंट आया अभी। कभी कभी बुला देते हैं। मयंक सोनी, इन वीडियोस से मैं आरएएस की ओर बढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। पंजाब में तो नहीं है। तो 4 जिलों का याद रखना है। कितना किलोमीटर है करीब करीब? 492 है, कभी कभी आगे पीछे बता देते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। सवाल में ही दिया है, सवाल वाला तो कुछ भी दे सकता है। सवाल में दिया है, पूछा नहीं है कितने किलोमीटर है, इसमें दिया हुआ है पश्चिम भारत से अरावली पर्वतमाला खाली जगह भारतीय राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम से पूर्वी दिशा में लगभग लगभग बोला है 800 किलोमीटर तक फैली हुई। तो एक पूछ सकता है कुछ भी। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना का क्रम है? तो इसे देली क्रम बोला जाता है। पुरानी वाली है तो देली क्रम बोला जाता है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला कम है, 9% में बताई थी मैंने। ये वाला देखो, दोबारा याद कर लो। ये वाला जैसे अरावली पर्वतमाला है, ये वाला तो मैंने बता दिया 61%। ठीक है, ये वाला बता दिया 9%। ठीक है, 9% में जनसंख्या कितनी रह रही है? 10%। या 61 में कितनी रह रही है? 40%। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र बताया था, इसके पास में 7%, और इसमें जनसंख्या कितनी रह रही है? 11%। अब बचा ये वाला, ये कितना हुआ? ये 23% का क्षेत्र हुआ। इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा कितनी रह रही है? 39%। हो गए, 100 जोड़ने पे हो जाएंगे क्या? 40 और 50 कितने हुए? 49। और ये 100 लोग, और इधर की साइड में ये भी जोड़ने पे 100 हो जाएंगे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको। अरावली कितने में फैली हुई है, कितने क्षेत्र में? 9% में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? ये वाला, ये वाला, ये कौन सी दिशा होगी? इस तरीके से जैसे अपना राजस्थान है तो ये वाली दिशा हुई, ये वाली। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये कौन सी है? पश्चिम। तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिण और पश्चिम। अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे ऊंचाई और चौड़ाई दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में है। आ रहा है कुछ समझ में? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में
राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो एक्चुअली में यही माना जाता है कि सिरोही से एंटर करती है। मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान में सिरोही से एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद में कौन से, ये राजस्थान पुलिस 2012 का सवाल था, लास्ट वाला पटवार 2011 का था। अगला चलते हैं, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है, आसान है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जा रही है? दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इधर से इधर की साइड में जा रही है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। उत्तर, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो गई। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा यानी गुजरात सीमा से लेके खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? यहाँ पे देखो गुजरात में, यहाँ पे एक जगह है सिरोही के पास में, खेड़ ब्रह्मा नाम से, ठीक है। और ये अपनी सीकर में इस जगह तक की अरावली पर्वतमाला मानी जाती है, यानी एंटर करने वाले क्षेत्र से यहाँ तक कितनी लंबाई है? बता चलो, 550 किलोमीटर। और कुल कितनी लंबाई है? अरावली श्रृंखला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितने आसान, अलग तरीके से पूछा है, सीधा भी पूछ सकते थे, मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? बोला है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे 12 जिले हैं। अभी मैंने बताया 12 जिले हैं, 12 जिलों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और कितना क्षेत्रफल है? तो ये RS प्री 1996 का और 99 का, तो घुमा के पूछेंगे, निश्चित सी बात है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह बताइए। उत्तर पश्चिम। ऊपर से नीचे की साइड में बढ़ रही है, घटने का पूछे तो नीचे से ऊपर की साइड में घट रही है, तो ऊपर से नीचे की साइड में कौन सी दिशा हुई? ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूरब। और ये नीचे वाली कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये मैं लिख देता हूँ, ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के लिए ये अरावली की जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। अगला सवाल, ये RS 99 का है, प्री 99 का। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। देखो अरावली पर्वतमाला वैसे तो मैंने यहाँ से बता दिया, ये पालमपुर से चलता है। बाकी अरावली पर्वतमाला की अंडरग्राउंड लेवल पे जो चालू होता है वो अरब सागर से ही शुरू हो जाता है, ये याद रख लेना, अरब सागर से उसकी जड़ शुरू हो जाती है प्रारंभिक। बाकी ओपन जो होता है वो कहाँ से हो जाता है? पालमपुर में। बाकी अंडरग्राउंड चलता है नीचे की साइड में, अरब सागर में भी अरावली पर्वतमाला के अवशेष मिलते हैं उसी लाइन पे सीधे सीधे। तो ये आपको याद रखना है, अरब सागर के तल में अपनी अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ें मिलेंगी। ये EO परीक्षा होती है, 2008 में आया था उसमें। देखो 2016 में RS प्री में दोबारा से फिर एक सवाल आया है, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? बूंदी और सवाई माधोपुर। बहुत अच्छे तरीके से समझाया अभी। दो अगर प्लेट हैं वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं तो बीच में फॉल्ट आ जाएगा, भ्रंश आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं व्रत। व्रत का मतलब होता है ग्रेट, बड़ा वाला फॉल्ट, ठीक है। तो वो अपना बूंदी और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है। बाकी ये जो आप देखते हो ना, ये चंबल नदी जो बहती है, तो ये उसी क्षेत्र में बहती है। आपको उससे दिख रहा होगा, दो पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ी खाई दिखती है ना, तो उसी का ऐसा माना जाता है उसे, ग्रेट फॉल्ट वाले को, ठीक है। व्रत सीमांत बहुत बड़ी खाई है। आप कभी ये गराड़िया महादेव है ना, गराड़िया महादेव से जब देखते हैं उसे, तो वो सीन जो दिखता है, दो पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र, करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो वो उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये अपना बूंदी और सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है, आगे जाने पे बढ़ता जाता है। अगला सवाल, सीप क्या होता है? सीप शब्द दिया हुआ है। ये कुछ एक जो सवाल है वो अपने जलवायु से और बहुत भौगोलिक प्रदेश से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, पर वो हैं जो मैं पूछूंगा सारे सारे। ये अपने बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें वहाँ पे लोकल भाषा में सीप बोलते हैं, तो ये आप लिख लेना। बालू का स्तूप यानी रेत के टीले, रेत के टीले, इन्हें बरखान भी बोलते हैं, अर्धचंदाकार होते हैं, इस तरीके से होते हैं वो। बालू का स्तूप रेता की इकट्ठी हो गई, इसे बालू का स्तूप भी बोल सकते हो, सीप भी बोल सकते हो, बरखान भी बोल सकते हो। अर्धचंद्राकार आकार के हैं, तो इसलिए ये आपके बहुत सारे नाम है, लोकल लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है, तो सीप भी लिख लेना आप। राजस्थान राज्य का दक्षिण भूभाग क्या कहलाता है? तो जैसे अपना लोकल होते हैं हाड़ौती, अपना जैसे डूंडाल होता है, ऐसे ही ये वाला दक्षिण वाला भूभाग क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं बागड़, बागड़ प्रदेश। ये आप याद रख लेना, मैं बता चुका हूँ 1-2 लेक्चर में, इसे मैं बता भी चुका हूँ। और इसे बागड़ की गंगा भी बोलते हैं, माही को, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ 1-2 लेक्चर में नदियों वाले में। अगला सवाल चलते हैं, ये शिक्षक 2nd ग्रेड में आया है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र होता है उसे बांगड़ कहते हैं, इसे बारघाट या व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। तो ये अपना संस्कृत के शब्द से उनसे निकल के बागड़ हो गया है, व्याघ्र। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों के बीच में स्थित हैं? यहाँ पे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ये कोटा है और ये झालावाड़ है, दोनों के बीच में स्थित है, कोटा झालावाड़ के बीच में स्थित हैं। कौन से पठार पर हैं? मालवा का पठार का हिस्सा है। ये सारे सवाल रिपीट होके आ रहे हैं। अभी ये पूरा डिस्कस कर लोगे तो उसके बाद शायद ही कोई सवाल बाहर आएगा। सवाल बहुत ज़्यादा है, 100 के आसपास हैं, फिर भी करते हैं डिस्कस। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है?
पश्चिमी रेगिस्तान कितना परसेंट? 61%। बाकी का भी बता चुका हूँ। अरावली का 9%, पूर्वी मैदान 23%, अपना हाड़ौती 7%। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? गोडावड़ बेसिन। थार मरुस्थल में गोडावड़ बेसिन बोला जाता है उसे। ठीक है, अगला सवाल, इसमें 4 जिलों के नाम दिए हैं और पूछा है घग्गर मैदान का भाग है। नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में कौन सा एक जिला घग्गर नदी का मैदान वाला भाग है? तो घग्गर नदी जो है वो इस तरीके से जाती है, यहाँ से निकल के बीकानेर से होते अपनी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में उसे क्या नाम से बोला जाता है? आकरा नाम से बोला जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं उसमें, एक दिया हुआ है चूरू में थोड़ी जा रही है, झुंझुनू में भी नहीं जा रही, नागौर में भी नहीं जा रही, श्रीगंगानगर नाम के ये जा रही है। तो ये अपना भौगोलिक प्रदेश में नदियों वाला सवाल पूछ लिया, पर नदियां मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। ठीक है, राजस्थान में कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट स्थित है? अरावली का कामली घाट, ये आपको याद रखना है। राजसमंद और पाली में अरावली का कामली घाट है। लिख लो जल्दी से, राजसमंद, पाली और उस पर लिख लो कामली घाट। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। पूरे भारत में अपना राजस्थान किस क्षेत्र में पड़ेगा? ये जैसे मैं भारत बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भारत बना दिया, अपना राजस्थान यहाँ हो गया। यहाँ पे मैं भारत का केंद्र मान लेता हूँ, कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। पश्चिम में ज़्यादा है, उत्तर में कम है, तो उत्तर पश्चिम का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल, वही फिर से पुलिस खनिज विभाग 2013 में घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं। राजस्थान में अरावली श्रृंखला के विस्तार की दिशा है, कौन से क्षेत्र से कौन से क्षेत्र में जा रही है? दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। और अगर पूछ लिया जाए कि चौड़ाई, बढ़ती हुई चौड़ाई के आधार पे कौन सा है? पूर्व से दक्षिण। उत्तर पूर्व से दक्षिण, और घटती हुई चौड़ाई में यानी नीचे वाले क्षेत्र से ऊपर की ओर। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मारवाड़ की सर। मारवाड़ के मैदानी भाग को, मारवाड़ कौन सा क्षेत्र होता है? अपना जोधपुर वाला। हाँ। देखो यहाँ पे मारवाड़ में तो पहाड़ियाँ नहीं है, पर्वत भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली लूनी नदी भी जाती है, उच्च पठारी, उच्च भूमि बोलते हैं उसे, पठारी नहीं, उच्च भूमि है वहाँ पे। ठीक ठाक है, पठार नहीं है वहाँ पे। और इधर की साइड में मेवाड़ है, उदयपुर वाला, राजसमंद वाला, प्रतापगढ़ वाला। ठीक है, इनको बीच में से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं? तो वो छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम हो जाते हैं, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला का ही हिस्सा होता है। तो इन पहाड़ियों को बोलते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। क्या बोलेंगे? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ये आपको याद रखना है। अपने मारवाड़ को और मेवाड़ को, इन दोनों का मिलमा हो रहा है शायद ये मेरवाड़ा शब्द। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा। दोनों का मिक्स बन के मेरवाड़ा शब्द बन रहा है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र तथा प्याले जैसा है? बताया था मैंने, सीकर का आकार जो है अपना, अपने जयपुर के पास में इस जगह पे जो सीकर है, सीकर, झुंझुनू और चूरू, तो सीकर जो है इस तरीके से बना हुआ जयपुर के पास में, इस तरीके से। जयपुर नीचे, जयपुर तो बहुत लंबा तक जाता है, जयपुर के पास में सीकर, सीकर के ऊपर झुंझुनू है, इधर की साइड में कौन सा है? चूरू है। चूरू तो है यहाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? चूरू है, इधर के पास में झुंझुनू है, ऐसे सीकर है। तो इसका जो आकार है वो किस तरीके से है? कटोरे के जैसे, प्याले के जैसा है, आधे प्याले के जैसा। तो इसमें आप एक सवाल वो और लिख लीजिए, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों के नाम लिख लीजिए। दर्रे का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में खाली गैप होता है, दो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उनके बीच में खाली गैप होता है, उसे दर्रा बोलते हैं। दर्रे में होके नदी भी बहती है, लोगों का आना जाना भी उस दर्रे में ही होता है। अगर रोड बनाना है तो दर्रे में ही होके बनाएंगे। ठीक है, तो होता है दर्रा। तो अरावली पर्वतमाला में कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनके नाम लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना। बर, चलो मैं नाम बोल देता हूँ, वो पीडीएफ में डाल दूंगा, आप बाद में लिख लेना। ठीक है, बर दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा, देवारी दर्रा, पीपली दर्रा, हाथीघोड़ा दर्रा, देसुरी नाल दर्रा, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, ये इनके नाम हैं दर्रों के। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, थार मरुस्थल को जिस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं थार मरुस्थल को? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसमें ऑप्शन देखते ही आप आराम से कर दोगे। RSRTC 2013 का सवाल है। RSRTC रोडवेज, रोडवेज 2013 का सवाल है। ताल छापर बा पड़ीहारा रण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देखो पहले ताल छापर का पता होना चाहिए, ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। तो ताल छापर से ही आपको पता चल जाएगा चूरू कौन से क्षेत्र में आ रहा है? शेखावटी।
तो इसमें शेखावटी ऑप्शन दिया होगा, उसे आप सीधा आंसर लगा दोगे। तो इसमें आंसर है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। ठीक है। राजस्थान के कुछ लवणीय रन जो हैं वो अपने डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परियारा, कुचामन आदि हैं। तो ये इसमें पूछा हुआ है ताल छापर व परियारा कौन से क्षेत्र में है, तो शेखावटी ताल छापर से आपको याद में आ जाएगा। व्यर्थ भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, पटवार 2011 में। जैसलमेर में होगा, निश्चित सी बात है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का है, जैसलमेर का। जैसलमेर का जिले का क्षेत्रफल फिक्स तो याद नहीं, करीब करीब 36,000 किलोमीटर है। देखो मैंने जब बताया था ना तुम्हें कि मनुष्य रहने की कंडीशन का बहुत फर्क पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा ये जैसलमेर है। अपना पोखरण का परीक्षण कहाँ किया गया था, हाँ कौन कौन ने किया था, 2 बार अपने परमाणु परीक्षण किए गए, एक बार इंदिरा गांधी ने, एक बार अटल बिहारी ने। उनके नाम भी याद रख सकते हो आप तुम। ठीक है। पहले वाले का था शक्ति परीक्षण, दूसरे वाले का था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। तो वो याद रखने हैं। पोखरण में क्यों किया गया था, यहाँ पे आसपास में लोग नहीं रहते हैं। ठीक है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब 36,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में, करीब करीब बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे कुल जो लोग रहते हैं वो करीब 7 लाख रहते हैं। कितने, 7 लाख। रेगिस्तान है इसलिए। बाकी इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्षेत्रफल घटता जाएगा। इसकी तुलना करो एक राज्य से, करता हूँ तुम्हारे लिए। केरल राज्य का क्षेत्रफल भी 36,000 किलोमीटर स्क्वायर है। किसके बराबर हो गया, बराबर हुआ। केरल राज्य का क्षेत्रफल भी इतना ही है। वहाँ की जनसंख्या है 3.5 करोड़। करो तुलना है क्या, कितने ज़्यादा लोग रहे, कंडीशन का फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे रेगिस्तान में लोग नहीं रह सकते, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं केरल में, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। आया समझ में कुछ। ठीक है। तो ये आप याद रख लोगे। वैसे भी ताल छापर नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा। ताल छापर जो है अपना चूरू में और जो शेखावटी क्षेत्र में आता है। व्यर्थ भूमि जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी, जैसलमेर में मिलेगी। वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं तो व्यर्थ भूमि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ये तीसरा वाला। बाकी में तो इसमें तो जनसंख्या कम रह रही है क्षेत्रफल की तुलना में, इसमें बराबर सी रह रही है, 9 में 10 रह रहे हैं, इसमें 7 में 11 रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 23 में कितने रह रहे हैं, 39 रह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे हो जाएगा, अपने पूर्वी मैदान वाले क्षेत्र में। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है, कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, कौन सा है, छप्पन का मैदान। अभी बताया माई नदी जो है वहाँ पे छप्पन का मैदान है, 56 गाँव का, तो दक्षिण भाग में। हाड़ौती का पठार कौन से भाग में, दक्षिण पूर्वी में। गोविंदा कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार। मरुस्थल में कितना क्षेत्रफल है, 61%। कितना ऐसे बोले अगर क्षेत्र के भाग में बोले, 1/3, 2/3, 3/3, 2/3। ये 2013 प्री में पूछा गया आरएस में, आरएस प्री 2010 में भी पूछा गया है। अच्छा, एईएन परीक्षा 2013 में राजस्थान के किस प्रादिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, हाड़ौती का पठार। मतलब ये सारे सवाल जो बार बार रिवाइज में हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो यही पूछे जाएंगे। बरखान क्या होता है, रेत के टीलों का एक प्रकार है। ठीक है। ऊपर माल जो है वो कौन से जिले में पड़ता है, अभी मैंने बताया है, अपना भीलवाड़ा जिले में ऊपर माल आता है। ऊपर माल जो है, ऊपर माल का पठार जो है आगे जाके मालवा में मिल जाता है इस तरीके से। तो सवाल यहाँ पे ये है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसौड़गढ़ से लेके बिजौलिया तक पठारी भाग कहलाता है, तो इसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। ठीक है। ये अपना भीलवाड़ा जो क्षेत्र है उसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। लाठी श्रृंखला क्या होती है, लाठी सीरीज में बता भी चुका हूँ एक बार। देखो मैंने जब बताया था, अपनी नदियाँ जब बताई थी, तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम जो होता है वो इलाहाबाद में होता है। ठीक है। पुराने समय पे था कि सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी का अपने ऋग्वेद में बहुत पवित्र नदी माना गया है। ठीक है। मैंने उस समय बताया था कि सरस्वती नदी के किनारे बैठ के ही ये ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते होंगे और अपना ज्ञान जो है किताबों में लिखते होंगे। तो सरस्वती नदी का जो क्षेत्र माना जाता था वो इस तरीके से माना जाता था। आया समझ में। ये सरस्वती नदी बाद में धीरे धीरे विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। अब इस नदी के विलुप्त होने के बाद में अभी प्रमाण मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं कि इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड वो नदी चल रही है, और वहां पे जो जहाँ पे अंडरग्राउंड चल रही है उस क्षेत्र में यहाँ पे हरी हरी घास उग जाती है, एक पूरा एक सीरीज बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसे बोला जाता है लाठी सीरीज। क्या बोला जाता है, लाठी सीरीज। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सरस्वती नदी जो अंडरग्राउंड में बह रही है उसके ऊपर में वहाँ पे घास उग जाती है। 60 फीट 70 फीट चौड़ी है ये पट्टी है, इस तरीके से पट्टी बोलेंगे इसे। तो ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। इसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है।
जैसलमेर जिले में पोखरण तथा मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सहारे क्षेत्र जहाँ की ट्रायसिक काल की चट्टानों में मीठे जल तथा भंडार तथा सेवन घास पाई जाती है, लास्टी सीरीज के नाम से जानी जाती है। तो इस पे जो घास उगती है उसे सेवन घास बोलते हैं। बाकी इसमें ये दिया हुआ है कि पुरानी कोई पानी अंडरग्राउंड चलता होगा, हम ये मानते हैं कि ये सरस्वती नदी का पानी है जो अंडरग्राउंड चल रहा है। सरस्वती नदी को यहीं का माना जाता है। अब भी अवशेष मिलते रहते हैं, अखबार में आता रहता है 2-4-5 दिन में कि सरस्वती नदी को पुनः खोजा गया, तो उसी क्षेत्र में। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल के बेसिन में, वो भी यहाँ पे अपना धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वाला इस साइड में बताया था मैंने। उत्कात भूमि जो होती है वो अपने चंबल में सबसे ज्यादा होती है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? अभी आपको लिखा है भाकर। तीव्र क्षेत्र की जो ऊंची कटी-पटी ढाल वाली जो होती हैं पहाड़ियाँ, उन्हें भाकर बोलते हैं। तो वो कहाँ मिलती हैं? सिरोही में मिलती हैं, माउंट आबू के आसपास में। तो उन्हें क्या बोलते हैं? भाकर। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? अब जिसमें ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको दो तीन तो याद रखने हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये तीन तो याद रखने, जो दिए होंगे उस हिसाब से आप लगा देना, ठीक है। बांसवाड़ा में भी है, प्रतापगढ़ में भी है, थोड़ा बहुत हिस्सा डूंगरपुर में भी है। अच्छा ये बताइए, राजस्थान में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान हैं, तो उसमें जिलों का ऑप्शन दिया हुआ है। डेक्कन ट्रैप क्या होगा? दक्कन का पठार। अब इसमें थोड़ा सा पूछने का तरीका कुछ अलग कर दिया। डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार जो मालवा का पठार, दक्कन पठार का हिस्सा अभी मैं बता चुका हूँ। तो ये अपने कोटा, झालावाड़, बारां, इन वाले जिलों में इसके डेक्कन ट्रैप के समूह मिल सकते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में थार का कितना भाग है? 60%। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन जिलों में है, किन किन राज्यों में है? सर एक तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में, पंजाब, हरियाणा में। तो नाम मात्र है, थोड़ा बहुत है, बोलने को है, बाकी नहीं है वहाँ पे नॉर्मली में, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का क्षेत्र बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, वहाँ पे नहरें बहुत अच्छी आ गई हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा है थार मरुस्थल का भी। गंगानगर में भी नहीं बचा है, गंगानगर में बहुत अच्छी सिंचाई परियोजना चल रही है, तो वहाँ पूरे क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। अब जब पानी मिल जाता है तो थार कहाँ बचा उस क्षेत्र में, ठीक है। फिर भी आप याद रखना 4 जिलों में। तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं बोलता जाऊँगा 1, 2, 3, 4, उनमें आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, यानी ये वाला क्षेत्र सिंधु नदी का है या गंगा यमुना का है? सर ये राजस्थान का ही अरे पूरे भारत की बात कर रहा हाँ हूँ। वो तो है सर, किसका है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का है या गंगा यमुना का है? गंगा गंगा यमुना। ये वाला क्षेत्र किसका है? गंगा यमुना। और इधर की साइड में जो जाता है वो सिंधु नदी का मैदान। तो वो कौन सी दिशा होगी? पश्चिम, और अपनी उत्तर पश्चिम बोल सकते हो उसे, या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हो, नीचे की साइड तक जाता है। उत्तर पूर्व का मैदान सिंधु नदी का है क्या? नहीं है, यानी ये कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। पश्चिमी बालुका मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, सही है ना? अभी मैं बता चुका हूँ। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ये अपना दक्षिण के पठार के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, दक्कन का पठार जो होता है वो अंगारा लैंड का माना जाता है। दक्कन का पठार, उससे ऊपर वाला क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का ही माना जाएगा। तो अपना ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये सही है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सिरोही में है। कौन सा है? गुरु शिखर। कितना ऊंचाई है उसकी? 1722 मीटर। केटू जो है अपने हिमालय की पर्वत चोटी है, जब आएंगी तब मैं पढ़ाऊंगा उसे। गॉडविन एस्टन बोलते हैं। अपने हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो तो नेपाल में पड़ती है। उसके बाद में आती है केटू। केटू है। केटू की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा, जो अपना गुलाम कश्मीर है, मैंने आपको कश्मीर वाले में 3 भाग बताए थे। एक तो नॉर्मल 2 भाग बता दिए थे, कश्मीर वाले सभी युद्ध बता चुका हूँ मैं आपको। 1947 वाला, 1961 वाला, 1961 में तो 3 के साथ हुआ था, 1964-65 वाला, 1971 वाला और 1999 वाला, सबको मैंने एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। तो उसमें 3 भाग तो अपने कश्मीर के हैं, और उनकी अगली साइड में मैंने गुलाम कश्मीर बताया था, जो 1947 के युद्ध में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, ठीक है। वो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको राजा हरी सिंह वाली, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बताऊंगा मैं केटू वाला, आगे आएगा अपना भारत ज्योग्राफी में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर, ठीक है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ताड़ागढ़, जो अजमेर में पड़ती है। तो ये चोटियों के लिए मुझे स्पेशल कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सर वो देखो ये आप याद रख लेना। पठार क्या है कि कुछ एक अरावली पर्वतमाला का कुछ कुछ भाग ऐसा हो जाता है जो समतल जैसा हो जाता है,
ठीक है, तो समतल जैसे ही हो जाता है, ओरिजिनली तो वो पर्वत है, लेकिन समतल हो जाता है तो वो पठार मान लिया जाता है। ठीक है। हाँ, तो उसमें एक ओरिया का पठार है। ओरिया का पठार माउंट आबू सिरोही वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे माउंट आबू बसा हुआ है, वहाँ पे समतल है, उसकी ऊंचाई 1400 मीटर के आसपास में। उसमें भी सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो गुरु शिखर, वो पर्वत चोटी जो गुरु शिखर है। लेकिन माउंट आबू जो बसा हुआ है पूरा का पूरा एक पठार पे ही बसा है, नॉर्मली समतल पे ही बचेगा, ऊबड़ खाबड़ पे थोड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो उड़िया का पठार या उड़िया का पठार बोलते हैं उसे। ठीक है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर कितनी ऊंचाई है? 1722 या 1727। 1722 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, अगर 1722 1727 में से दोनों में से अगर एक ऑप्शन दिया हो वही सही मान लेना आप। ठीक है, नापने के तरीकों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, अलग अलग तरीके से नापना। ठीक है, उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? गुरु शिखर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान का कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है जो कि अपना राज्य पक्षी है? घोड़ावन। घोड़ावन नहीं, घोड़ावन। घोड़ावन, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड। बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये अपने भौगोलिक विभाजन वाले सवाल हो गए, बहुत ज़्यादा सवाल हो गए। आगे हम जलवायु वाले सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद नदियों वाले सवाल सॉल्व करेंगे, अगले धीरे धीरे करते रहेंगे। अब हम कुछ बांधों के भी सवाल आएंगे, तो ये सारे टॉपिक बाद चलते रहेंगे। तो अभी और कुछ पढ़ते हैं, ये वीडियो बंद करते हैं, बंद कर दो।